कि हम ऐसे लोगों को हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, कार्रवाई तो दूर, उनको और हम इज्जत देते हैं समाज में, उनको पार्लियामेंट में इज्जत देते हैं। भाई विचारधारा ठीक है, अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन ये विचार देश तोड़ने की तो विचारधारा नहीं हो सकती है ना। टुकड़े टुकड़े वाली तो विचारधारा नहीं हो सकती है ना। ये तो टुकड़े टुकड़े बाद में सुना, ये टुकड़े टुकड़े तो ये जब से आजादी मिली है ये टुकड़े टुकड़े वाले तो बहुत रहे। कई साल उन्होंने बंगाल में रूल किया, कई साल उन्होंने केरला में रूल किया, तो टुकड़े टुकड़े वाले तो बहुत है। आज भी हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा वर्ग है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ चंद लोग, नहीं, एक बहुत सिग्निफिकेंट सेगमेंट में है कि वो ये चाहता है कि हिंदुस्तान को किस तरह चीन से एक करारी कोई हार मिले या कुछ उसकी हिंदुस्तान की बदनामी हो चीन के हाथों, कि ताकि हमारी दुकान चलती रहे। उनको कोई गम नहीं है, हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएं कोई गम नहीं। हमने ये 62 की लड़ाई में भी देखा, जो लोग समझिए साहब जो माला लेके तैयार थे वो बाद में मुख्यमंत्री और मंत्री बने। और ये कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि हम आजादी के लिए हमने बहुत बलिदान दिया था, उसकी एक विदेशी महिला आप देखिए, वो चीन में जाती है वो 2008 का आप देख रहे हैं वो कि 2008 में वो जाके वो उनसे वो सीक्रेट एग्रीमेंट साइन करती है। और वो दृश्य देखिए कि सुपुत्र या कुपुत्र जो भी आप उनको कहें, वो बूढ़ा शहजादा बैठा हुआ है आगे, मां पीछे खड़ी और उसके बगल में शी जिनपिंग, और वो साइन हो रहा है एग्रीमेंट, सीक्रेट एग्रीमेंट। अब वो उस समय वाइस प्रेसिडेंट था, सबको मालूम था, मैंने बताया कि वो प्रेसिडेंट बनने वाला है। तो ये कितना ये लॉन्ग, और मालूम है इस सीक्रेट एग्रीमेंट का कि क्या इसका रैमिफिकेशंस क्या होता है सीक्रेट एग्रीमेंट का। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में आप देखेंगे कि जितने अलायंसेस बने ना, टर्की रशिया ये टर्की रशिया ये सब आए उसमें, तो ये सारे सीक्रेट अलायंसेस था कि अगर तुम मतलब सीक्रेट अलायंस कर लिया कि अगर तुम पे वॉर होगा तो हम तुम्हारे उसमें आएंगे, चाहे कोई भी हमला हो, इस तरीके से। तो इस तरह से अलायंसेस बनाए जाते थे कि किसी को पता ना चले, लेकिन एक दूसरे को भरोसा देते थे कि अगर तुमने इसको रिनेज किया इस पे तो हम इसको पब्लिक कर देंगे और फिर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा। तो ये विदेशी महिला के साथ जो इन्होंने किया, इसका यही है कि ये आपका एग्रीमेंट है, ये अगर ये काम आपने करना है हमारे लिए, इससे आप अगर मुकर गई या आपका बेटा मुकर गया या आपकी पार्टी मुकर गई तो हम इसको पब्लिक कर देंगे। और पब्लिक करने के बाद कितनी एम्बैरेसमेंट जो होती है। अब इस डर से ये 2008 से ब्लैकमेल होते जा रहे होते रहे। तभी तो ये डोकलाम वाले उस पे, जब डोकलाम का क्राइसिस चल रहा था तो ये छुप छुप के गया था। अब समझ में बात आ गई, वो इसी एग्रीमेंट के तहत, ये सीक्रेट एग्रीमेंट की तरह, ये इसको फिर आप इनसे कुछ भी करवा ले। ये कितना पैसा भेजते होंगे, कितनी जमीनें इन्होंने दे दी होंगी। मुझे तो किसी ने कहा है कि महाराष्ट्र में सरकार भी बनवाने में चाइनीज का बहुत बड़ा इनडायरेक्ट हाथ था, क्योंकि मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है तो वहाँ कई चीज़ें, और आप वहाँ जाइए मुंबई कार लोग से पूछे कि चाइनीज वहाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या क्या ये कर रहे। तो ये सीक्रेट एग्रीमेंट का यही ये होता है कि भाई आपको हम फायदा पहुंचाएंगे, आप हमको फायदा पहुंचाएंगे, और हमको जो भी ज़रूरत होगी हम आपसे लेंगे, आपको हम आपका
जो वर्चस्व है उसको हम अपने देश में उसको फैलाएंगे। और अगर किसी एक मतलब वो पार्टी तो कर नहीं सकता, ये पार्टी जो दूसरी पार्टी, अगर तुमने इससे मुंह मोड़ा, क्योंकि जवानी उसका क्या कोई वैल्यू तो है नहीं, तो वो कहेंगे कि देखो ये है, और अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो इसको हम पब्लिक कर देंगे। अब बात क्या है साहब कि इस महिला से तो ये सबको मालूम था कि ये क्या ये है। मुझे ये भी मालूम है कि ये अपने इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये नहीं दिया। ये जो अब पूरा दस्तावेज, अभी दस्तावेज नहीं आया लेकिन मुझे मालूम है दस्तावेज भी है, पूरा दस्तावेज भी है इनके पास पूरा। तो इन्होंने वो जो फोटो जो है वो कोई विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी से आया है। और ये जान लीजिए कि ये दो धारी तलवार है। जब यहाँ से बहुत सारे चाइनीज़ यूरोप जाने लगे और काम करने लगे और बिजनेस फैलने लगा और वो लोगों का कांटेक्ट बढ़ने लगा, तो उन्होंने भी कुछ लोगों को रिक्रूट किया होगा, इन्होंने भी कुछ चाइनीज़ को रिक्रूट किया होगा। ये तो चलता रहता है इंटेलिजेंस में। तो ये विदेशी सोर्सेस से ये फोटोग्राफ है जो वो आया है। तो ये सीक्रेट एग्रीमेंट। लेकिन बात ये है कि ये सरदार जी पता नहीं ये क्या आदमी है। या तो सरदार जी को मालूम था कि विदेशी महिला ने ऐसा किया है, तो अगर तो सरदार जी को भी तिहाड़ जाना चाहिए। ऐसा तो है नहीं, मतलब ये तो कोई कानून है नहीं कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और आपने पढ़ाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप देशद्रोही नहीं हो सकते हैं। आप ये तो कहीं पे कानून नहीं, और ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है क्योंकि आपकी आवाज नहीं निकलती या कम निकलती है तो आप क्रिमिनल नहीं हो सकते हैं। तो अगर सरदार जी को ये क्लैरिफाई करना होगा कि एज प्राइम मिनिस्टर क्या इसके बारे में उनको मालूम था। अगर मालूम था तो उन पर सेडिशन का चार्ज लगना चाहिए, और अगर नहीं मालूम था तो उन्हें कांग्रेस पार्टी को छोड़ना चाहिए। ओली और सरदार जी में कोई फर्क नहीं, आपको मैं बता रहा हूं। ओली भी एक चुना हुआ प्रधानमंत्री है, सरदार जी भी एक सेलेक्टेड मतलब चुनाव वाला नहीं, चुना हुआ। ये भी चुनाव वाला नहीं, चुना हुआ। तो दोनों एक ही सोर्स